ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे शुभ और अशुभ योगों के बारे में बताया गया है। अगर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योगों का निर्माण होता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती हैं और जो भी वो काम करता है उसमें उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा बना हुआ है। उसी के अनुसार अगर आप देखेंगे कुंडली में अगर आपके यहाँ अशुभ योगों का निर्माण हो रहा है तो ऐसे जातकों के जीवन में परेशानियां थमने का नाम ही नहीं लेती हैं, परेशानियां हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। एक परेशानी खत्म होती नहीं है कि दूसरी परेशानी चली आती है। तो आखिर इनके पीछे का कारण होता है आपके कुंडली के ग्रह वह किस भाव में विद्यमान है। शास्त्रों के अनुसार यह सब चीज़ें आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में आपको प्राप्त होती हैं। अच्छे कर्मों में के कारण जो है ईश्वर आपके कुंडली के भावों में शुभ ग्रहों को उसी जगह पर रखता है ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शुभता आ सके। और पिछले जन्म के किए हुए बुरे कर्मों के कारण ईश्वर आपकी कुंडली में ग्रहों को इस प्रकार से प्लेस करता है कि वो सारे पाप जो है पिछले जन्म में जो आपने किए हैं वो इस समय आपको भुगतने ही पड़ेंगे। और कई बार तो यहाँ तक भी हो जाता है कि उन पापों की भुगतान के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं, परंतु जातक जो है उन पापों से मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ईश्वर का साथ मत छोड़िए, कितनी भी मुश्किलें हों मुसीबतें हों ईश्वर का हाथ पकड़ के रखिए, लेकिन आप अपने आप को इस प्रकार से बनाइए कि ईश्वर आपका हाथ न छोड़े। तो ये कर्म तभी हो सकता है अगर आप जो है अच्छे से रहते हो, नियमों का पालन करते हो, गलत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर के आगे आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक योग आपकी कुंडली में, अक्सर लोगों की कुंडली में, मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये योग बनते हुए देखा है। इस योग को कहा जाता है विष योग। जब भी ये विष योग किसी भी जातक की कुंडली में बनता है तो इस योग के कारण जो है बहुत सारी मुश्किलों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक कारण हो, चाहे वो आपको लेकर के शारीरिक कारण हो या धन को लेकर के हो, किसी भी प्रकार से कोई ना कोई परेशानी इस जातक के जीवन में लगी रहती है। जिस भी जातक की कुंडली में विष योग बना हुआ होता है उसे तमाम मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। आखिर ये विष योग होता क्या है? विष योग कुंडली के किन किन ग्रहों के कारण बनता है, यह जातक पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है और इस प्रकार के प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ रहे हैं या लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि आपके कुंडली में कहीं ना कहीं विष योग बना हुआ है जिसके कारण आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आखिर विष योग का निर्माण किन ग्रहों से होगा और इसका उपाय या निवारण कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास और ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर क्लिप, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप एक बार यहाँ में भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप उन वीडियो को लगता है कि वहाँ से कुछ आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे ये वाले वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं परंतु ना तो वो लाइक करते हैं, ना डिसलाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो मैं उनसे ये चाहती हूँ कि अगर प्लीज़ आपको वीडियो में जानकारी जो मैंने दी है कैसी लगी है, अच्छी लगी है तब भी आप मुझे बताइए तो मेरा प्रोत्साहन होगा। अगर बुरी लगती है तब भी आप बताइए तो मैं इसमें आगे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, परंतु कुछ तो फीडबैक दीजिए। अगर आप फीडबैक देंगे तो आगे चल के मेरा मार्गदर्शन भी होगा। और यकीन मानिए ये जो मैं जानकारियाँ आपको देती हूँ मैं ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं देती हूँ, मैं आज भी लर्न करती रहती हूँ, पुस्तकें पढ़ती रहती हूँ। हालांकि इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर। यानी ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान का सागर है कि आप जिसमें जितना डीप जाते जाएंगे वो ज्ञान ख़त्म होगा ही नहीं। तो जो मैं आपको नॉलेज देती हूँ मुझे मालूम है, जब मैं अपना YouTube का YT स्टूडियो चेक करती हूँ तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि कितने सारे लोग ऐसे हैं कि पहले मेरा वीडियो देखते हैं, फिर वो दूसरी वीडियो जाके देखते हैं और फिर वो वापस आके मेरा वीडियो देखते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं जो जानकारी आपको दे रही हूँ वो जानकारी दूसरों के पास वो नहीं है, इसीलिए आप दोबारा मेरा वीडियो आके देख रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर पसंद आता है तो
लाइक करिए, नहीं आता है डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि मेरा वीडियो लंबा होता है, पर इसके पीछे का कारण भी यह होता है कि मैं पूर्ण रूप से जानकारी देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक कहावत अगर आपने सुनी होगी, अध गगरी जल छलकत जात, यानी आधा ज्ञान हमेशा जो है परेशानी का ही कारक होता है। अगर गागर के अंदर आप आधा जल भरते हैं और जब उस गागर को लेके आप चलते हैं तो वो बहुत छलकती है, तो उसमें से आधा पानी भी गिर जाता है। तो ज्ञान आप ऐसा हासिल कीजिए ताकि आपको उसमें संपूर्णता दिखाई दे। आधा ज्ञान हमेशा जानलेवा होता है, तो इसीलिए कोशिश यही करती हूँ कि मैं पूरी तरह से आपको बता सकूँ। बाकी ये ज़रूर है कि आप जो है इसके स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, या आपके हाथ में है। अगर वो स्पीड बढ़ा करके जल्दी जल्दी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो इसमें मेरी कोई वो नहीं कमी नहीं होगी, गलती आपकी होगी, क्योंकि वो पूरी जानकारी आपको मिल नहीं पाएगी। तो अस्तु, अब वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जैसे मैंने आपको बताया है कि विष योग का जो निर्माण है जातक की कुंडली में अक्सर मुझे देखने को मिलता है। विष योग का जो निर्माण होता है सबसे पहले उसमें आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह को अगर आप देखेंगे उसको न्याय का, दुख का कारक माना जाता है। और विष योग में दूसरा ग्रह आता है, वह होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। न्याय के देवता को अगर आप देखेंगे, जो शनि ग्रह है, एक राशि को पार करने में 2.5 साल का समय लगाते हैं, और वहीं पर चंद्रमा को देखेंगे तो एक राशि को पार करने में वो 2.25 दिन का समय लगा देते हैं। तो जब भी किसी जातक की कुंडली में जब वो पैदा होता है उस समय चंद्रमा और शनि की जब भी युक्ति किसी भी भाव में आकर के बनती है, या फिर चंद्रमा और शनि की युक्ति हो, चंद्रमा और शनि का दृष्टिपात भी अगर बन रहा हो, और गोचर के अनुसार भी अगर शनि जो है तो लेट चलता है, लेकिन चंद्रमा तो 1 महीने में ही 2 चक्कर काट लेता है 15-15 दिन के पक्ष के अनुसार, तो 2.5 दिन तो वो उस शनि के ऊपर तो बैठेगा ही ना, शनि जिस भाव में बैठा है। तो जब भी कुंडली में इस प्रकार से शनि का और चंद्रमा की युक्ति होती है, दृष्टिपात होता है, या गोचर में जब भी शनि और चंद्रमा आपस में मिलते हैं, तो इस अशुभ योग का प्रभाव अर्थात विष योग का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा प्लस शनि जब भी आपकी कुंडली में किसी भी भाव में आकर के बैठे हों, तो ऐसे जातक की कुंडली में विष योग का निर्माण हो जाता है। और कुंडली के जिस भी भाव में आकर के बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में बुरे भाव, अशुभ प्रभावों को वो बढ़ा देते हैं। चंद्रमा को पहले आप समझिए मन का कारक है, माता का कारक है। तो शनि और चंद्रमा और जो शनि है ये दुख का कारक है, पीड़ा का कारक है, न्याय का कारक है। अब न्याय होगी, अगर वो न्याय करेंगे तो कम से कम आपको पीड़ा मिलेगी, तभी न्याय होगा ना। किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है तभी जज उसको जेल में डालेगा तो उसको जो है वो भुगतना पड़ेगा, और उसी के तरीके से फिर वो न्याय मिलेगा। यही काम जो है शनिदेव करते हैं। तो पिछले जन्म में आपने किसी को इतनी अधिक पीड़ा दी है, और ख़ासकर अगर आपने स्त्री पक्ष को पीड़ा दी है, अपनी माता को पीड़ा दी है, इस जन्म में मैं देखती हूँ, बल्कि अगर आप देखेंगे कितने सारे आपको ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं कि लोग अपने माता को जो है मारते पीटते हैं। कुछ पुत्र तो ऐसे हैं जिनको माता को ही मार देते हैं दौलत के चक्कर में। कुछ ऐसे पुत्र देखे हुए हैं कि माता को जो है स्टेशन पे छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं माँ मैं वापस आता हूँ, और माँ बेचारी वेट करती रह जाती है और वो वापस ही नहीं आता है। बेचारी को भीख मांगने तक की भी हालत उसकी बन जाती है। अच्छे खासे घर में रह रही होती है, पूरा धन जायदाद पैसा वैसा लेके बेटा रफू चक्कर हो जाता है। तो अगर जब भी आप अपनी माता के साथ इस प्रकार का कार्य करेंगे तो ईश्वर तो उसको दंड देगा ही ना। अब वो दंड आपको इस जन्म में विष योग के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो शनि न्याय करने आएंगे, चंद्रमा माता का कारक है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों की कुंडलियां मुझे मिलती हैं जिसमें आकर के लोग ये कहते हैं मेरी माता के साथ बनती ही नहीं है, मेरी माता मेरी सुनती ही नहीं है, हमें कुछ हेल्प चाहिए होती है तो माता करती ही नहीं है। तो करेगी कैसे? पिछले जन्म में आपने जो कुकर्म किए थे उनके साथ, आपने कौन सा उनके साथ बहुत अच्छा किया था। तो इस जन्म में उस जातक का माता के साथ कभी बन ही नहीं पाती है, उसको माता का सुख मिल ही नहीं पाता है। जो एक सुख माँ और बच्चे के बीच में होता है वो नहीं मिलता है उसको, उल्टा प्रताड़ित अलग होता है। कई बार आपने भी देखा होगा माँ जो है बच्चों को बहुत पीट रही होती है। कई बार ऐसे केसेस आपने सुने हुए होते हैं कि माँ बच्चे तक को मारने पर भी उतालू हो जाती है। क्यों? पिछले जन्म में का जो कर्म है वो इस जन्म में उस जातक को तो किसी न किसी रूप में भुगतना है। तो ये सब चीज़ें आपके कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। तो अगर जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शनि किसी भी भाव में आकर के बैठ रहे हैं, उस जातक का जीवन नरक के समान हो जाता है। इस योग में एक तो जातक बहुत अधिक सोचता है, टेंशन खत्म नहीं होती है, मानसिक पीड़ाएं होती रहती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, शनि दुख का कारक है। तो आपका मन शांत ही नहीं होगा, क्योंकि शनि का जो कालापन है वो चंद्रमा के ऊपर प्रभावित हो रहा है। शनि
कालेपन का कारक है, तो दुख का कारक है। तो शनि अपना प्रभाव चंद्रमा के ऊपर इस तरह से जातक के ऊपर डालता है कि उसे मानसिक पीड़ाएं इतना अधिक होती हैं कि रात में नींद नहीं आती है, टैबलेट्स खाती हैं तब जाके उनको सोना पड़ता है, नींद उनकी हराम हो जाती है, हालत इतनी ख़राब होती है कि सेहत पर असर होना शुरू हो जाता है। जिस भी भाव में यह दोनों मिलकर के बैठते हैं उस भाव के कारक तत्वों का ये नाश कर देते हैं और वहाँ के जो भी शुभ फल मिलने वाले होते हैं वो मिलते ही नहीं हैं। जब भी किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शनि या तो युक्ति कर रहे हों या दृष्टिपात कर रहे हों या फिर उनके ऊपर किन्हीं पापी ग्रहों की दृष्टि अगर और अधिक चल जाती है तो ऐसे जातक डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, लड़का लड़की के बीच में प्रेम हुआ, लड़के का जो चंद्रमा है वो इस प्रकार का है कि वो बहुत, ऐसे लोग सेंसिटिव बहुत अधिक होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं, और कहीं लड़की ने अगर उसको छोड़ दिया या लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, कुछ ऐसे हुआ तो ऐसे जातक जो है उस मोह में बन जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे जातकों के अगर उन ग्रहों, इन दोनों के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव आ गया तो ऐसे जातक पागल तक भी हो जाते हैं। क्यों? चंद्रमा उनको इतना अशांत कर देता है, फिर ऐसे जातकों के मन में ही सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कारण ये, वो दुख उनसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। तो विष योग का जब भी आपकी कुंडली में विष योग बन रहा है तो नुकसान आपको अधिक प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के नुकसान कैसे प्राप्त होंगे? अगर कुंडली नहीं है तो जो कारक या लक्षण मैं बता रही हूँ, ये लक्षण अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुंडली में विष योग बन रहा है। जन्म कुंडली में जिस भी जातक के कुंडली में किसी भी भाव में अगर विष योग बन रहा है तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, मानसिक नुकसान होगा, करियर में परेशानी होगी, स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी होगी, नई नई समस्याएं बढ़ती जाएंगी, जीवन का तनाव हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, आप हमेशा चिंता से ग्रस्त रहेंगे, आपसी जिनके भी संबंध, आपसी संबंध होते हैं ये सब खटास में पड़ना शुरू हो जाते हैं, वैवाहिक संबंध टूटने तक की कगार पे आ जाते हैं, घर परिवार में अशांति होने लगती है, शांति का तो पूछिए मत, वो तो नाम ही नहीं लेती है, मनुष्य पाप कर्म में बढ़ने लग जाते हैं, गलत कर्म में लग जाता है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो विष योग का जो बुरा प्रभाव है वो इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ी आपके ऊपर टूट गया है। तो जिस भाव में होगा, अगर यहाँ पे लगन में आके बैठा है तो शरीर और आपका मन इतना ज़्यादा जो है परेशान रहेगा कि आपको शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। धन भाव में बैठ गया तो वहाँ पे धन से संबंधित कष्ट उठाने पड़ेंगे आपको। तीसरे भाव में बैठ गया तो भाई बहनों के साथ आपकी जो है बनेगी नहीं, वहाँ परेशानी होगी, समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, समाज जो है आपको जो है बुरी नज़रों से आपको देखना शुरू करेगा, कोई रिस्पेक्ट आपकी करेगा नहीं। माता के घर में बैठ गया तो सुख का जो है नाश हो जाएगा। बच्चों के घर में बैठ गया तो बच्चों के, अगर बच्चे होंगे भी आपको तो एक तो पहले बच्चे पैदा होने में मुश्किल होगी, और बच्चे अगर हो गए तो बच्चों का सुख आपको नहीं मिलेगा। छठे भाव में अगर आके बैठ गया तो वहाँ पर जो है शत्रु के कारण आप इतना ज़्यादा परेशान रहेंगे, कर्जों में इतना डूब जाएंगे कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सप्तम भाव में हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, वहाँ पे भी आपको मानसिक संताप मिलता रहेगा। अष्टम भाव में अगर आप जाएंगे तो कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई पीड़ा गुप्त रूप से आपको मिलती रहेगी। नवम भाव में जाएंगे तो वहाँ पर किस्मत आपका साथ ही नहीं देगी, क्योंकि नवम भाव में क्रूर ग्रह बैठना शुभ फल देते ही नहीं है। और जब विष योग बन गया तो हालत और ज़्यादा खराब, यानी आप कह सकते हैं ना तो ईश्वर का आपको साथ मिलेगा, ना उनका आशीर्वाद, ना ही भाग्य आपका साथ देगा। दसम भाव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कार्य में कभी सफलता ही नहीं मिलेगी। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करने की सोचेंगे वहाँ पर हमेशा आपको कोई ना कोई कमी ही नजर आएगी, तो आप किसी नौकरी पे टिक ही नहीं पाएंगे। अगर लाभ भाव में ये योग बन जाता है तो यहाँ पर लाभ से संबंधित मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का आप कोई काम करने के लिए सोचेंगे, आप सोचेंगे मुझे लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ पे नुकसान ज़्यादा अधिक होने शुरू हो जाएगा। और द्वादश भाव में बैठेगा तो यहाँ पे ना तो सही सुख प्राप्त होगा, ना ही आपको नींद पूरी मिलेगी। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी, वो यात्रा हमेशा विफल होती जाएंगी और आगे चल के परेशानियों का जो है समस्याएं जो है बहुत अधिक बढ़ने लगती हैं। अगर आप इस योग का उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योग का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो शनि और चंद्रमा के कारण होता है, इसको आपको तोड़ना होता है। हालांकि ये दोनों एक जगह में बैठ गए हैं तो इस कॉम्बिनेशन को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि यस, आप चंद्रमा की और शनि की अगर आप उपासना करते हैं, इनके संबंधित चीज़ों का दान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तब जाकर के जरूर इस योग का जो बुरा प्रभाव आपको मिल रहा है उस प्रभाव में कमी अवश्य लेके आई जा सकती है। तो विष योग किसी भी जातक की कुंडली में अगर बन रहा हो तो चंद्रमा पीड़ित है तो आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना होगा। शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए, दूध और जल से शिव जी का अभिषेक करिए,
आप दही डाल सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं। उससे जो है सोमवार के दिन आपको जाके शिव जी के मंत्रों का जो है मंदिर में बैठ के कम से कम 108 बार जो है ओम नमः शिवाय का रुद्राष्टक की माला लेकर के आपको वहाँ पर जाप करना है। ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर 108 अवश्य कीजिए। डेली जा कर के आपको वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल अवश्य चढ़ाइए। अब आप शनि को जो है प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाना है और फिर हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगला उपाय है, अगर आप सोमवार और शनिवार के दिन सुबह उठ करके महादेव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे पूजा इत्यादि करते हैं, शनि के मंदिर में जाके उनको तेल अर्पित करते हैं, शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करते हैं, लोहे का दान या पैसों का दान, काली उड़द का दान या थोड़ा सा जो काला कपड़ा होता है उसका दान इत्यादि करते हैं। और आप अगर शनि से संबंधित पूजा इत्यादि करते हैं, गरीब लोगों को शनिवार के दिन अगर आप खाना वगैरह खिलाते हैं, शनि चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या उनका जाप करते हैं, इससे भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा होता है। आपको अगर चंद्रमा का उपाय करना है तो पहले सोमवार के दिन एक नारियल ले लीजिए। नारियल को अपने सर के ऊपर जो है 7 बार जो है उसको घुमा देना है और उसके बाद जो पीपल का पेड़ होता है उस पेड़ के पास उस नारियल को आपको तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद वो जो नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसमें से जो गोला निकलता है उस गोले को प्रसाद के रूप में वहाँ पे मंदिर में जो भी लोग बैठे हुए होते हैं उनको प्रसाद के रूप में उस गोले को बांटिए। इससे भी आपका शनि उतरता है और शनि के बुरे प्रभावों से आपको छुट्टी मिलती है। जो भी लोग शनि से बहुत अधिक परेशान हैं उन लोगों को शनिवार के दिन काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। काल भैरव का मंदिर होता है, वहाँ जाके आप जो है पूजा आदि करते हैं, तब भी इससे आपको फ़ायदा होता है। शनि का एक अगला उपाय है कि अगर आप शनिवार के दिन खासकर अगर शाम के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि संध्या के समय शनि बली होता है। तो शाम के समय आप मंदिर में जाइए, वहाँ पर जो है मतलब सूरज पूरा ढला हुआ नहीं होना चाहिए, सूरज ढल रहा हो और शाम उदय हो रही हो, तो उस समय का जो समय है तो आप मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक अगर आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं और वहाँ पर शनिवार के दिन जो है शनि के मूर्ति के ऊपर सरसों के तेल को अगर आप अर्पित करते हैं, और कोशिश करिए आपको एक पेपर कप वगैरह कुछ लेना है, उसमें सरसों का तेल लेना है, उसमें अपना मुख को देखिए और जो शनि के जो भी मंत्र हैं, चाहे बीज मंत्र हो या तांत्रिक मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, उन मंत्रों का आप जो है कंटिन्यूसली कोशिश करिए 27 बार उनका उच्चारण करिए। अपना फेस आप उस तेल के अंदर परछाई को अवश्य देखिए और जब वो मंत्र उच्चारण हो जाता है तो शनि को वो तेल आपको अर्पित कर देना है। वहाँ पे कुछ 1-2 रुपये सिक्के या पैसे भी आप चढ़ा सकती हैं। गरीब जो बाहर भिखारी होते हैं उनको भी आप अपने सर के ऊपर जो है पैसों को जो है 7 बार घुमाइए और वो जो है भिखारियों में बांट दीजिए। शनिवार के दिन अगर आप उड़द की दाल का कुछ भी खाना भोजन बनाते हैं, जैसे उड़द की दाल के बड़े आदि बनाते हैं, वो भी अगर भिखारियों में बांटते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। उड़द की दाल देते हैं तब भी फ़ायदा होगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ पर भी अगर आप शनि के मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो अगर आप चंद्रमा के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप अगर पूर्णिमासी के दिन, एवरी पूर्णमासी को अगर आपको चंद्रमा परेशान कर रहा है तो कोशिश करिए हर पूर्णमासी के दिन आप चंद्रमा का व्रत करिए। चंद्रमा का व्रत करने से आपको जो है चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सफ़ेद रंग के वस्त्र को धारण करना शुरू कीजिए। सोमवार के दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए, और क्योंकि सोमवार का दिन शिव जी का दिन भी होता है और शिव जी के कारण जो है चंद्रमा भी प्रसन्न होते हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं सोमवार के दिन आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य करिए, इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होंगे। और मंदिर में बैठ के शिव के मंत्रों का जाप और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। तो शनि और चंद्रमा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो मैंने उपाय बताए हैं, अपनी कुंडली को देखिए और उसके अनुसार जो उपाय सही बैठता है वही आप उपाय कीजिए। जो मैंने नारियल का उपाय आपको बताया है ये भी आपको सोच समझ के करना होता है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक होता है, नारियल चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कई लोग आपको कह देते हैं कि नारियल का प्रवाह कर दीजिए, लेकिन नहीं, कुंडली के ग्रह, अब ये जो है युक्ति आपके कौन से भाव में हो रही है ये पहले देखनी पड़ती है। उसके बाद अन्य चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद ही जो सही सटीक उपाय हैं वही अगर आप किसी ज्योतिषी की निगरानी में करते हैं तो इसका अच्छा फ़ायदा आपको प्राप्त होता है। तो ये थे विष योग से संबंधित जो भी मैंने आपको लक्षण और उपाय बताए हैं उनकी जानकारी। आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।